छोटा सा टॉपिक है, बस इसे डिस्कस कर लेते हैं आज। ज़्यादा नहीं करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी हमने जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन फाइंड की है, उसमें हमें ये मान लिया था कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों इक्वल है। जितना हम यहाँ से खर्च कर रहे हैं उतना ही हमें मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो आपकी इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल नहीं होती। कुछ पावर खत्म हो जाती है रास्ते में, कुछ भी नहीं, काफ़ी पावर खर्च हो जाती है, काफ़ी पावर खर्च हो जाती है इसमें। तो वो कहाँ लॉस कहाँ हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पावर लॉस। पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। इसमें दो इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पावर लॉस का पहला कारण है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब भी आप किसी कंडक्टर में एक करंट स्टैब्लिश करते हैं, कहीं से भी, कैसा भी कंडक्टर क्यों ना हो, चाहे गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर है, कंडक्टर में जब आप करंट भेजते हैं तो करंट का फ्लो है किस फॉर्म में? करंट का फ्लो होता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। करंट अगर ऐसी चल रही है, करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में चलते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जब ये चलता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चलना हम यहाँ से समझें कि ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से लिया, इससे टकराया, फिर यहाँ से उठकर इससे टकराया, फिर यहाँ से चला यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया कहीं और। तो बार बार जो इसका कोलिजन है, इसमें क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चला, एक्सेलरेशन हुआ, इसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पर बात पहुंची आप। एक्सेलरेशन हुआ, सामने कोई और टकरा गया, इसी के जैसा इलेक्ट्रॉन या कोई कर्नेल टकराया, टकरा के इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी का काफ़ी बड़ा पार्ट खत्म कर देता है, काफ़ी इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। और जो ये लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी है, लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। और इसीलिए आपको हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलने के बाद ये वर्किंग कंडीशन में तो वो गर्म लगता है, हर एक अप्लायंस गर्म लगता है। ये मैं कैमरा अपना टच कर रहा हूँ, ये भी गर्म लगता है। ये मोबाइल है आपका, मोबाइल का कुछ देर के बाद में गर्म होने लगता है अगर आप लंबी बात करें, क्योंकि वहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में। और इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है किससे? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनके ऊपर जो फोर्स लगा रखा है, तो वहां से इन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कन्वर्ट जाता है किसमें? हीट एनर्जी में। ये कहलाता है जूल हीटिंग इफेक्ट। तो अब जब आपने ट्रांसफार्मर बनाया है, तो ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपने बहुत सारा तार लपेटा है कोर पर। ये ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपने क्या काम किया? आपने ढेर सारा बहुत लंबा तार, कई किलोमीटर लंबा तार आपने यहाँ लपेट लिया, कॉइल बना ली, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए कई किलोमीटर लंबा तार आपने यहाँ लपेटा हुआ है, 2000-2500 टर्न्स आपने लपेटे हुए हैं। तो इतना लंबा जो तार है ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। रेजिस्टेंस किसी भी वायर का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस आप अच्छी तरह जानते हैं, रो एल अपॉन ए है। और हीट प्रोड्यूस कितना होता है? हीट प्रोड्यूस होती है आई स्क्वायर आर इंटू टाइम। टाइम जितना भी ज़्यादा टाइम लगाते रहेंगे, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड है हीट, और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड है? लेंथ पर डिपेंड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और कंडक्टिविटी। तो जब यहाँ करंट आपने फ्लो कराई है, तो क्या होगा? इस रेजिस्टेंस में कुछ हीट कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में।
उसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी पर जितनी आप एनर्जी दे रहे हैं उस एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया, बाकी एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, सेकेंडरी पर। का कम एनर्जी पहुंचेगी सेकेंडरी पर। जितनी आपने यहाँ एक्सपेंड करी है, जितनी आपने खर्च किया है प्राइमरी कॉइल पर एनर्जी का, वो सारा की सारी एनर्जी सेकेंडरी कॉइल पर नहीं पहुंचेगी। लोड पर आपको उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि काफी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाता है। किसमें कन्वर्जन हो जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी हमारे काम की नहीं रहती, वो डेसिपेट हो जाती है। आप अपने घर के स्टेबलाइजर जो वर्किंग कंडीशन में हो, तो घंटे 2 घंटे या 2-3 दिन चलते हुए हो गए, उस स्टेबलाइजर के ऊपर अपना हाथ रख कर देखिए, आपको ये गर्म फील होगा। जबकि स्टेबलाइजर की इस स्टेबलाइजर को आपने गर्मी देने के लिए यूज नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हीट होता है। वो हीट क्या हुआ है? आपने जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, आपने 100 जूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसमें से 10 जूल या 20 जूल तो निकल गई हीट की फॉर्म में, केवल आगे कितनी पहुंच पाई? 90 जूल मिल पाई। तो पहला लॉस है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? अननेसेसरी हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन अननेसेसरी हीट एनर्जी में। पहले तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट हो गया। अच्छा, इस जूल्स हीटिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हैं? अभी आपको फॉर्मूला ये था, जूल्स हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करो? एक ऐसा मटेरियल ले लीजिए जिसके लिए रो काफी बड़ा हो, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस काफी कम हो। आर को कम करना है तो आर ये कम होना चाहिए। आप कौन सा यूज करते हैं वायर बनाने के लिए? कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? कॉपर। बस कॉपर से बढ़िया तो फिर चांदी है। अब चांदी तो यूज हो नहीं सकती, एक ही ट्रांसफार्मर में कई लाख की चांदी लग जाएगी एक स्टेबलाइजर में, तो वो चांदी तो यूज नहीं कर सकते। लेकिन उससे कुछ थोड़ा सा 19 चीज यानी कॉपर यूज कर लेते हैं। लेंथ भी हम नहीं घटा सकते ट्रांसफार्मर की केस में। ट्रांसफार्मर की केस में हम लेंथ नहीं घटा सकते, क्योंकि हमने अगर 4000 टर्न्स यहाँ बनाने तो बनाने ही बनाने हैं। तो दूसरा तरीका क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लो। तो मोटा तार यूज किया जाता है जहां तक संभव हो सके। ऐसा मोटा भी नहीं कि उसके कॉइल ही ना बन पाए, या आपका ट्रांसफार्मर पता लगे 5,000 रुपए का ट्रांसफार्मर में आपने 50,000 रुपए का कॉपर लगा दिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा रखा जाता है, लेकिन जहां तक संभव हो सके बजट भी और इसका स्पेस भी, सब कुछ एक साथ कंसिडर करके। तो पहला लॉस तो क्या हुआ? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। इसको कैसे रिड्यूस ऐसा कैसे किया जाता है? इसको रिड्यूस करने का तरीका है कि पहला तो यह है कि भाई कॉपर वायर बनाओ, कॉपर मटेरियल यूज करो वायर बनाने के लिए। और दूसरा यह है कि वायर को कोशिश करो कि थिक रखा जाए। कभी आप जाकर के देखिएगा, आजकल महंगाई का जमाना है, कॉपर के बजाय यूज होने लगा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है कॉपर। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है। लेकिन एल्युमिनियम सस्ता पड़ता है, कॉपर के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो एल्युमिनियम से बना लेते हैं, एल्युमिनियम वायर से कॉइल बना लेते हैं। और कभी आप ध्यान से, कभी अपने फादर के साथ कहीं गए हो पंखा वंखा खरीदने, तो पंखे वाला कहता है भाई ये वाला ये है भाई साहब 2200 रुपये का, ये वाला है 3600 रुपये का, और ये 4800 रुपये का है। तो आप कहते हैं भाई ये तो पंखे में तीनों एक से लग रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि जी ये जो है ना, ये एल्युमिनियम में सिल्वर बोलते हैं एक्चुअली। तो इसे ये सिल्वर में, काश सिल्वर में ही बना होता तो मैं खरीद लाता और उसमें से चांदी निकाल लाता। फिर ये सिल्वर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें ये और बढ़िया वाले कॉपर का बना हुआ है, ये लोकल कॉपर का बना हुआ है, ये स्टैंडर्ड का कॉपर का बना हुआ है। तो आप कहते भी नहीं नहीं सिल्वर रहना चाहिए, सिल्वर नहीं चाहिए तो चलने का ही नहीं। अरे नहीं ले जाओ भाई साहब, साल 2 साल कुछ नहीं होता, ये हमें तो 20 साल के लिए चाहिए, तो लंबे टाइम के लिए चाहिए तो लेके जाओ, उसमें बढ़िया कॉपर लगा हुआ। तो हम इसे कैसे रिड्यूस करते हैं? कॉपर बना लेते हैं और थिक वायर लगाते हैं और कॉपर यूज करते हैं वायर बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा लॉस है इसमें, दूसरा लॉस ट्रांसफार्मर में वही लॉस जो बार बार परेशान करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, स्पेशली वहां जहां वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है।
तो कौन सा लॉस है वो? एडी करंट्स। लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। अब एडी करंट्स आपने पहले ही समझ लिया कि जो आपका फैन है उसमें सिर्फ कॉपर ही लगा हुआ, उसमें लोहा भी लगा हुआ है, उसमें कोर है, जो कॉपर की वायर बंधा हुआ है वो कोर के ऊपर लिपटा हुआ है। कोर को हम लोहे की सिंपली लोहे का टुकड़ा ना बना करके क्या कर लेते हैं, बल्कि इसे इसे हम यूज करते हैं लैमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में, लैमिनेटेड शीट्स की फॉर्म में बनाते हैं कोर को। तो लेमिनेशन करने से क्या होता है, आपने सब पीछे डिस्कस कर लिया है कि इससे रास्ते छोटे पड़ जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है एडी करंट्स के रास्ते में, और एडी करंट नहीं बन पाती। जब एडी करंट नहीं बनेगी तो हीट कम बनेगी, तो वो लेमिनेटेड शीट यूज कर लेते हैं। ठीक है। और तीसरा लॉस होता है मैग्नेटिक लॉस। अब मैग्नेटिक लॉस क्या है, इसे आप समझिएगा। मैग्नेटिक लॉस क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है वो वर्किंग है म्यूचुअल इंडक्शन पर। म्यूचुअल इंडक्शन पर ये ट्रांसफार्मर आपने बनाया, प्राइमरी पर आपने सोर्स लगाया, सोर्स ने यहाँ करंट भेजी, वो करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, जब करंट चल रही है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चलती हैं और ये घूम के यहाँ जाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर घटे बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी वाली की भी घटे बढ़ेंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। तो फिर इसके अक्रॉस आपको एक इंड्यूस डीएमएफ मिल जाएगा, इसके अक्रॉस इंड्यूस डीएमएफ मिल जाएगा लोड के अक्रॉस। तो म्यूचुअल इंडक्शन है ये। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी ने इंड्यूस किया है वो सारा का सारा नहीं पहुंच पाता सेकेंडरी तक। बीच में इसमें जो कोर बने हुए हैं, इसमें कोर में बीच में जोड़ होते हैं लगे हुए, बीच में जोड़ होते हैं लगे हुए। अब मेरे पास है नहीं इस टाइम, मैं दिखा दूं आपको, जोड़ होते हैं लगे हुए, उनके बीच में हल्का फुल्का एयर का गैप जरूर होता है, एयर गैप जरूर होता है। तो एयर की मैग्नेटिक परमिबिलिटी बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ आयरन। तो ये जो आयरन है इसमें तो चलकर जाती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आराम से, लेकिन बीच में जो हल्की सी एयर आ गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्योंकि लेटरली एक दूसरे से दूर हटने की टेंडेंसी में तो थोड़ा बहुत बाहर चली जाती है यहाँ से। इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉस। जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया प्राइमरी ने वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंच पाया, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड किनारे पर से बाहर निकल जाता है, इसे हम मैग्नेटिक लॉस बोलते हैं। तो फिर जितनी एनर्जी हमने खर्च करी प्राइमरी पर उतनी एग्जैक्टली हमें सेकेंडरी पर नहीं मिल पाएगी। इसे रोकने का तरीका क्या है, इसे रोका तो सकते ही नहीं, लेकिन कम किया जा सकता है। इसे हम एक स्पेशल कोर बना लेते हैं जिसमें कि बीच वाली लेग पर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लपेट ली, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों लपेट ली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चलने के लिए दो रास्ते मिल जाते हैं। इधर से चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ गई और वापस आ गई, इधर से चलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ गई वापस आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चलने के लिए दो रास्ते मिल गए। ये जो मैंने व्हाइट पोर्शन आपको दिखा हुआ है सब एक्चुअली लोहे लोहे है बिल्कुल। तो ये आयरन है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा प्राइमरी ने वो सारा का सारा, लगभग सारा का सारा लिंक हो गया सेकेंडरी से। तो ये बेटर अरेंजमेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ इसके किनारों पर हल्का फुल्का कहीं जोड़ होता है, उसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलकर बाहर चली जाती है। कभी चलते हुए ट्रांसफार्मर के पास आप अगर पेचकस लेकर आओ तो पेचकस चिपकता है इसके ऊपर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकल के कहीं बाहर जा रही है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा प्राइमरी ने वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाता, और जब नहीं हो पाता तो क्या होगा, मैग्नेटिक लॉस हो जाएगा। जितना आप प्राइमरी पर एनर्जी खर्च कर रहे हैं उतनी सारी पूरी की पूरी एनर्जी आपको सेकेंडरी पर नहीं मिल पाएगी। ये कहलाता है आपका मैग्नेटिक लॉस। मैग्नेटिक लॉस है, कहाँ लिख दिया मैंने मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। मैग्नेटिक लॉस का मतलब है लॉस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इनटू एयर। एयर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चला जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम घाम के वापस आएंगी, वीक पड़ जाए, वीक तो नहीं कह सकता मैं इसे, लेकिन वो एयर में चली गई तो लिंक नहीं हो पाई सेकेंडरी से, सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाई तो मैग्नेटिक लॉस हो गया, वो सेकेंडरी में पूरा इफेक्ट नहीं दे पाएंगी। उसके बाद एक लॉस और होता है, एक लॉस और होता है, उस लॉस को समझने से पहले
हम कुछ और समझेंगे, उस लॉस को समझने से पहले। ये एक हमारी सिंपल लोहे की कील है, सिंपल लोहे की कील है ये, और ये सिंपल लोहे का एक छल्ला है, एक वॉशर है। ये भी मैग्नेट नहीं है, ये भी मैग्नेट नहीं है, दोनों में से कोई मैग्नेट नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब देखना जरा ध्यान से क्या होता है, ध्यान से देखना। हिस्टेरिसिस वैसे आपके सिलेबस में से निकली हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है। देखना जी जरा, अब ये जो कील है आपकी, ये कील मैग्नेट नहीं है। अब देखना जरा ध्यान से, मैं यहाँ मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ, तो कील भी मैग्नेट बन गई। लेकिन जब मैंने ये वाला मैग्नेट हटा लिया पीछे से, जब मैंने ये मैग्नेट हटा लिया पीछे से, तब भी कुछ टाइम तक इसने इस वॉशर को चिपका के रखा अपने ऊपर, यानी मैग्नेटिज्म इसके अंदर का बना हुआ है, चिपका हुआ ना, मैग्नेट मैंने हटा लिया, और कुछ कुछ देर बाद ये मैग्नेट छल्ला नीचे गिरा। अब इसका मैग्नेटिज्म हो गया, नहीं भी नहीं, देखो हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म अभी बचा हुआ है, जबकि मेरा मैग्नेट बहुत दूर है। फिर से करता हूँ, देखो ये मैंने पीछे मैग्नेट लगाया, मैग्नेट लगाया तो क्या हो गया, ये कील भी पूरी की पूरी मैग्नेट हो गई, पकड़ लिया इसने, इसको उठा लिया। अब अगर मैं अपना ये मैग्नेट यहाँ से पीछे से हटा देता हूँ, ये मैग्नेट मैंने यहाँ से हटाया, तो भी छल्ला चिपका हुआ है, देखो मैग्नेट बिल्कुल दूर है इससे, और मैग्नेट को मैंने हटा के ले गया, तो भी हल्का सा मैग्नेटिज्म इसके अंदर बचा हुआ, कुछ देर लगी इसे मैग्नेटिज्म को जीरो होने में। ये जो लैग है, ये जो आगे पीछे हिसाब हो रहा है, लैग हो रहा है, इस लैग को बोलते हैं हिस्टेरिसिस। इसे लैग को बोलते हैं क्या, ये जो लैग बन गया इसे बोलते हैं पीछे चलना, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस अब होता है क्या, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो हमने सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया था, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है। जैसे ये आपकी सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है, और ये आपका एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लगा हुआ है। तो होता क्या है कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड भी क्या, स्पेसिफिकली 1/50 सेकंड के लिए, सॉरी 1/100 सेकंड के लिए, एक सिरा पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, तो करंट का फ्लो ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद करंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, यहाँ से करंट बिल्कुल रुक जाती है, रुक गई तो इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। बस वो जो जब करंट रुकती है ना, उस टाइम इस कोर के अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है। अच्छा, उसके 1/100 सेकंड के बाद क्या कंडीशन बनती है, ये अगले लेसन में आपको सब समझ में आ जाएगी बिल्कुल। 1/100 सेकंड के बाद क्या कंडीशन बनती है, 1/100 सेकंड के बाद पोलैरिटी बदल जाती है। 1/100 सेकंड के बाद अगले 1/100 सेकंड तक पोलैरिटी बदल जाती है। पोलैरिटी बदलने से क्या हुआ, ये पहले साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल था, अब उल्टा हिसाब, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल हो गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। तो अभी जब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है, नॉर्थ साउथ नए सिरे से बनते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं, तो ये सोर्स की काफ़ी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है इस पहले वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिटाने के लिए। फिर से समझो, देखो फिर से समझो इस बात को, ये मेरा एक छल्ला, लोहे का छल्ला, ठीक है, और मैं इसके पास में ये लेकर आ रहा हूँ, ये कील लेकर आ रहा हूँ मैं, ये कील में लेकर आया। अब ये मैग्नेट नहीं है, मैंने इस कील के ऊपर, मैंने इस कील पर लगा दिया है एक मैग्नेट, तो इस कील में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, ये इसने पकड़ लिया छल्ले ने, ठीक है। अब देखो मैं, अभी क्या होगा, देखो मैं नॉर्थ पोल ला रहा हूँ, इस कील का मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया हूँ यहाँ, तो इस नॉर्थ पोल से क्या होगा, देखो इस नॉर्थ पोल से हुआ क्या, मैग्नेट कील का ये साउथ पोल बन गया, ये नॉर्थ पोल बन गया, साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल बन गए। अब मुझे कील को डीमैग्नेटाइज करके उल्टा करना है मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा, साउथ पोल यहाँ से हटाऊंगा, साउथ पोल, अभी इसका मैग्नेटिज्म बच गया, और मैं लेकर आऊंगा अब इसके पास साउथ पोल, पहले नॉर्थ पोल लाया था, अब लाऊंगा साउथ साउथ पोल। तो क्या होता है कि जब ये साउथ पोल पास में आ रहा है, इसमें इस एनर्जी का, साउथ पोल को पास लाने में जो एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, उस एनर्जी का कुछ पार्ट खत्म हो जाता है इस कील के अंदर बचे हुए मैग्नेटिज्म को
वापस रिड्यूस जीरो करने के लिए। अब ये देखो मैंने थोड़ा सा जुगाड़बाजी कर ली इसके साथ में, तो ये अब परमानेंट मैग्नेट सा बन गया, कुछ काफी समय तक मैग्नेट बना रहेगा। अब मैं उल्टी डायरेक्शन में लाना चाहता हूँ मोबाइल ये, तो देखो उल्टी डायरेक्शन में आती इसका मैग्नेट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी जो एनर्जी है इसे उल्टा करने में यहाँ लग रही है, उसका कुछ पार्ट बचे हुए मैग्नेटिज्म को रिड्यूस करने में खत्म हो गया। तो इस चीज को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। अब एक सेकंड में 100 बार नॉर्थ और साउथ पोल आपस में बदल जाते हैं। 1/100 सेकंड के लिए साउथ पोल नॉर्थ पोल, अनदर 1/100 सेकंड के लिए पहले जो साउथ था वो अब नॉर्थ, पहले जो नॉर्थ था वो अब साउथ बन गया। तो इस बदलने के प्रोसेस में क्या होता है, इस बदलने के प्रोसेस में यहाँ आपका थोड़ी सी एनर्जी खर्च हो जाती इस साउथ पोल नॉर्थ पोल को रिड्यूस करके जीरो करने में, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाएगी इसे सोर्स की, जब ये अपनी डायरेक्शन को उल्टेगा। अब जब इस डायरेक्शन को उलट लिया, साउथ पोल नॉर्थ पोल नए सिरे से बन गए, दूसरे बन गए, अपोजिट डायरेक्शन में बदल गए। अब फिर ये कंडीशन आनी एक 1/100 सेकंड के बाद, तो अब जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गए थे उन्हें मिटाने में, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मिटाना, उन्हें मिटाने में, भाई मैंने पेंसिल से यहाँ एक वर्ड लिखा, मैंने यहाँ पेंसिल से कुछ चीज लिखी, यहाँ आ गया ना इंप्रेशन, पेंसिल का इंप्रेशन आ गया। अगर मुझे यहाँ पर फिर से कुछ और लिखना है, फिर से मुझे यहाँ कुछ और लिखना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले अपने इस लिखे हुए को रब करना पड़ेगा। तो रब करने में तो एनर्जी खर्च होगी ना ये। अब मैंने इसे यहाँ से रब कर दिया, अब मैं नए सिरे से कुछ और यहाँ लिख सकता हूँ। और ऐसा काम ये ट्रांसफार्मर में होता है एक सेकंड में 100 बार। 100 बार नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाए जाते हैं, 100 बार नॉर्थ पोल साउथ पोल मिटाए जाते हैं। हर बार इन नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिटाने में खर्च होती है कुछ एनर्जी, उस एनर्जी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज आपको गलत बताई है, मैंने वर्ड मिटाना यूज कर लिया है क्योंकि ये सिलेबस में आपके है नहीं, सिलेबस में हिस्टेरिसिस वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैंने फिर भी इसे बता दिया। लेकिन ये हिस्टेरिसिस लॉस आपके ट्रांसफार्मर से जरूर जुड़ा हुआ होता है, हिस्टेरिसिस लॉस ट्रांसफार्मर में जरूर आता है। देखो ट्रांसफार्मर में जो अक्सर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जो 3 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स तो आपके ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, डायग्राम और वर्किंग ये आता है, और नीचे 1 नंबर या 2 नंबर, या तो 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, या तो 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल बन जाएगा ट्रांसफार्मर पर, जो आपने फॉर्मूला निकाला था, कौन सा फॉर्मूला निकाला था, वी एस बाई वी पी इज इक्वल्स टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल्स टू आई पी बाई आई एस इज इक्वल्स टू आर। या तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो फॉर्मूला ड्राइव करा आपने, उस फॉर्मूले पर बेस्ड दो नंबर का न्यूमेरिकल, या एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, एक एक नंबर के। पहले आपसे पूछ लेंगे कि इसमें बताओ लॉस कौन कौन से लॉसेज होते हैं, 2-3 लॉस आपको, इनमें से भी लॉस से पूछ लिया कि हिस्टेरिस लॉस क्यों होता है, हिस्टेरिस लॉस क्या होता है, या जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो इस तरह के जो टैग क्वेश्चन है उनमें ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में, कि लॉसेस क्या क्या है, आप लॉसेस लिखो। आप 2 क्वेश्चन पूछिए, एक नंबर में कहा कि 2 लॉसेस लिखिए, अगले एक नंबर में कहा कि ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों काम नहीं करता, क्यों इसे एसी चाहिए, ये बताओ। तो इस तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है ट्रांसफार्मर में से। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद